Hey everyone, welcome back to our channel Pram Learning. This is Bharti Sharma. So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DVT JF 2025 के बारे में. So basically यहाँ पे हम DVT JF 2025 के लिए जो पार्ट ए है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज का हमारा लेक्चर ये लेक्चर 4 यहाँ पे रहने वाला है. इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं यानी कि जो 3 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और इनका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए. एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ tDNA इन एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस. सो आपको पता है जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, एक उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, और जो भी प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस में होता है, ठीक है, उसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, इस तरह से ये प्लाज्मिड होता है. ऑलराइट, ठीक है. और ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्राउन गॉल डिजीज जो है वो प्लांट में क्राउन गॉल जो डिजीज होता है, ठीक है, उसको प्लांट में कॉज करता है. ठीक है, अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको टीआई प्लाज्मिड हम कहते हैं. टीआई प्लाज्मिड क्यों कहते हैं? बिकॉज टीआई इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ठीक है, अब ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसमें क्या होता है कि ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर. ठीक है, और ये जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं राइट बॉर्डर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी कुछ जीन्स प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? दैट इज योर आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है? दैट इज इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज. ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? दैट इज ऑक्टोपाइन सिंथेस. अब ये जो रीजन होता है टीआई प्लाज्मिड का इसको हम tDNA कहते हैं. ठीक है, इसको हम tDNA कहते हैं. ठीक है, अब ये जो tDNA होता है, ठीक है, अब इस tDNA के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. और ये जो टीआई जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे जो होता है वो ओरी, ठीक है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और साथ ही साथ यहाँ पे होता है, यहाँ पे विर जीन्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, विर A B, ठीक है, और T E F G. ठीक है, तो ये जो विर जीन्स होती है ये प्रेजेंट होती है इस टीआई प्लाज्मिड के ऊपर. ठीक है जी, और यहाँ पे एक और रीजन प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम ऑक्टोपाइन कैटाबोलेज. ठीक है, सो जो ऑक्टोपाइन जो होता है, अब ये जो डीएनए है ये tDNA यहाँ से कट होता है और ये ट्रांसफर होता है प्लांट के अंदर. ठीक है, प्लांट के अंदर ये ट्रांसफर होता है और यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ग्रोथ हॉर्मोन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं. साथ ही साथ प्लांट में यहाँ पे ऑक्टोपाइन सिंथेसाइज होता है. अब ये ऑक्टोपाइन जो होता है प्लांट पे सिंथेसाइज होता है बट ये कैटाबोलाइज होता है इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर. यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो इसको कैटाबोलाइज करता है और जो उसकी सिंथेसिस होती है वो प्लांट करता है. ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें एक डिजीज कॉज हो जाती है प्लांट में, उसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे पूछा है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ tDNA. ठीक है, तो tDNA का कौन सा कंस्टिट्यूएंट नहीं है?
यहाँ पे वायरुलेंस जीन जी कहा गया है। जो वायरुलेंस जीन जी है, ठीक है, वो टीआई प्लाज्मिड का कंस्टिट्यूएंट है, वो टी डीएनए का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, वायरुलेंस जीन जी। ऑलराइट, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a reservoir has two pipes A and B. Pipe A can fill the reservoir in 12 hours. अब यहाँ पे इस तरह का एक रिजर्वायर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पानी यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप ए है, पाइप ए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पाइप ए है वो इस रिजर्वायर को फिल करेगी कितने में, 12 आवर्स में। यहाँ पे एक पाइप बी भी है जो कि इस रिजर्वायर को फिल करने में कितना टाइम लगाएगी, 15 आवर। एंड देयर इज अनदर वेस्ट पाइप विच कैन एम्प्टी द रिजर्वायर। एक और यहाँ पे वेस्ट पाइप है, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये जो वेस्ट पाइप है, ठीक है, ये जो वेस्ट पाइप है ये क्या, यहाँ से पानी ये ओपन है। अब ये जो अगर वेस्ट पाइप को हमने ओपन कर दिया तो ये रिजर्वायर को, ठीक है, एम्प्टी कर देगी। जब हम इन तीनों की तीनों पाइप्स को ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि पाइप ए, पाइप बी एंड इसको हम पाइप सी कहते हैं, इसको हम ओपन करेंगे तो रिजर्वायर आपका 20 आवर्स में एम्प्टी हो जाता है। सो हाउ लॉन्ग विल बी द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल रिजर्वायर। तो जो ये वेस्ट पाइप है ये कितना टाइम लेती है इस रिजर्वायर को एम्प्टी करने में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो पाइप ए है, ठीक है, वो कितना टाइम लगाती है, दैट इज 12 आवर। पाइप बी जो है वो कितना टाइम लगाती है, दैट इज 15 आवर। और अगर इन तीनों को हम ओपन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, दैट इज ए प्लस बी माइनस सी। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आउटलेट है, ये यहाँ पे ओपन होगा तो रिजर्वायर यहाँ पे खाली हो जाएगा, ठीक है। सो ये टाइम लगाता है कितना, 20। और सो अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का जो एलसीएम आता है वो आता है 60, ठीक है। सो तो 60, तो इसका एलसीएम 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 हमारे पास 60 आ गया, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। सो 12 5 जा 60 एंड 15 3 जा 60 एंड सॉरी 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, 60 इज द कैपेसिटी एंड दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है। कैपेसिटी और इसको हम बोल सकते हैं वर्क। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। सो इसको हम ए बी और सी की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। सो ए हमारे पास कितना है, एफिशिएंसी हमारे पास 5 है, प्लस 4 माइनस 3। सो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। 9 माइनस 3 इजकल टू 9 माइनस 3 इजकल टू 6। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। तो हमें यहाँ पे टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो वर्क यानी कि कैपेसिटी हम यहाँ पे लेंगे, सो कैपेसिटी कितनी है इसकी, 60, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है, 6। सो 6 में 60 इसको हमने कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा, दैट इज 10। सो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इस वेस्ट पाइप को अगर हम ओपन करेंगे तो फुल रिजर्वायर को एम्प्टी करने में 10 आवर्स का टाइम ये यहाँ पे लेगा। ऑलराइट, चलिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the population of a village is 1 lakh. Every year villagers move to cities in search of jobs. So हर साल बहुत सारे विलेजर को सिटी मूव करना पड़ता है जॉब के चक्कर में, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब। एंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और हर साल जो है इसका जो 5% जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है विलेज में। सो हाउ मेनी विलेजर्स विल माइग्रेट इन 2 years। तो ये बताइए कि 2 साल में कितने माइग्रेटर्स विलेजर्स हैं उन्होंने माइग्रेशन किया होगा, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, दैट इज 1 lakh। सो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 5% यहाँ पे विलेजर जो है मूव कर जाते हैं। सो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, दैट इज
यानी कि फर्स्ट ईयर में जो है आपके जो 5000 विलेजर हैं, ये दिस आर माइग्रेटर। 5000 लोगों ने, ठीक है, पहले साल में माइग्रेशन किया। अब यहाँ किसने कितने बच गए, ठीक है, तो 1 लाख में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 5000, ठीक है, तो कितना आ गया, दैट इज 95,000। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ईयर क्या, नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पे 5% की जो रेट है उससे विलेजर माइग्रेट करेंगे। सो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, सो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 4 7, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो माइग्रेटर्स थे वो कितने हो गए, दैट इज 4720। ऑलराइट, ये क्यों ऐसा निकाला, बिकॉज जो पर एनम जो रेट है माइग्रेशन की वो 5% है। तो पहले साल में जितने माइग्रेट किए, ठीक है, सो पहले साल में जितने विलेजर्स थे उसमें 5% माइग्रेट किए। ऑलराइट, तो कितने बच गए पीछे, 95,000। अब दूसरे ईयर जो माइग्रेटर है वो भी 5% की रेट से ही माइग्रेशन करेंगे। तो फिर से हमने जो 95,000 आया था उसको हमने 5% से क्या किया, उसको हमने मतलब कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके 5% हमने निकाले। अब यहाँ पे नंबर ऑफ माइग्रेटर्स पूछे हैं, ना कि जो पीछे विलेजेस रह गए वो। तो नंबर ऑफ माइग्रेटर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में जो माइग्रेशन थे वो, एंड सेकेंड ईयर में कितने माइग्रेटर्स थे, प्लस 4720। तो टोटल माइग्रेटर्स कितने आ गए, दैट इज 0 2 7 एंड 4 9, ठीक है, 9720 जो टोटल माइग्रेटर्स थे, ठीक है, 2 साल में उन्होंने माइग्रेशन किया था फ्रॉम विलेज। तो इसका सही आंसर कितना, दैट इज फर्स्ट 9750। ऑलराइट, चलिए, your next question is which of the following organelle sets are generally equipped with their own genome। so इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जिनका जो जीनोम है वो उनका ओन है, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। सो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, ई आर इज डू नॉट हैव इट्स ओन जीनोम। सो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन, जो इसका जीनोम है इसके पास अपना जीनोम रहता है। न्यूक्लियस के पास भी अपना जीनोम रहता है, बट जो सेंट्रियोल होता है उसके पास अपना जीनोम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना जीनोम होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट, यस। सो ये 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके पास अपना जीनोम होता है। ऑलराइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे भारत एक्सप्रेस रन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत जो है वो रन करती है, ठीक है, कितनी स्पीड है इसकी, 120 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन 8 आवर आफ्टर द गुड्स ट्रेन लीव्स द स्टेशन। ये 8 घंटे बाद, ठीक है, जैसे ही गुड्स ट्रेन जो होती है वो लीव कर जाती है, उसके 8 घंटे बाद वंदे भारत वहां से चलना शुरू करती है, ठीक है, एंड वंदे भारत ओवरटेक द गुड्स ट्रेन आफ्टर 4 आवर्स। और 4 घंटे बाद जो वंदे भारत है वो गुड्स ट्रेन को क्या कर देती है, वो ओवरटेक कर देती है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन पूछिए, तो बताइए कि जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे, द स्पीड लेट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन लेंगे हम, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, the distance covered by the distance covered by distance covered by goods train in 12 hours, ठीक है। टोटल कितना कितने टाइम में, ठीक है, 8 आवर यहाँ पे हो गया एंड 4 आवर ये, तो ये टोटल 12 आवर का जो था गुड्स ट्रेन ने क्या किया था, डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय
कवर्ड बाय वंदे भारत इन 4 आवर। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन हमारे पास x है, ठीक है, और 12 आवर में उसने, ठीक है, 12 आवर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे 12x इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, इन वंदे भारत, डिस्टेंस उसने कितने की किया है, दैट इज 120 किलोमीटर इंटू 4। सो बस आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 120 इंटू 4 अपॉन 12। सो इसको यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको अगर कट करोगे तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो जो गुड्स ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, चलिए। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following molecule are involved in the formation of ATP by substrate level phosphorylation during glycolysis? ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है वो कौन कौन से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो होता है वो एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। एंड जब ये ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है, जब यहाँ पे हेक्सोकाइनेज जब एक एंजाइम होता है वो यहाँ पे आता है, तो ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जो और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे 2 एटीपी यूज होते हैं। 2 एटीपी से यहाँ पे 2 एटीपी में ये यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। सो बी ऑप्शन में एटीपी कंज्यूम होते हैं, यहाँ पे कंजप्शन होता है, यानी कि लॉस ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट फॉस्फोइनोइल पायरुवेट। फॉस्फोइनोइल पायरुवेट जो होता है वो इसका जो 10th स्टेप होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो फॉस्फोइनोइल पायरुवेट इस स्टेप में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोइनोइल पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट। सो वहां पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एंड फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बनता है। उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वहां से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में ये टूट जाता है। तो यहाँ पे भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम वो यूज होता है, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पे एंजाइम यूज होता है। और यहाँ पे भी जो है वो 2 एटीपी क्या होते हैं, वो यूज होते हैं, और ये 2 एडीपी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो एटीपी होता है उसका लॉस होता है। ठीक है, जो सो जो बी और डी ऑप्शन है यहाँ पे तो इसका कंजप्शन होता है, बट जो ए एंड सी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो हमको यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी पूछा गया है, सो इसका जो सही उत्तर होगा दैट विल बी ए एंड सी। ऑलराइट, चलिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिए हैं, सो आपको यहाँ पे सही मैच करके बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रोमेटिन, ठीक है, यू क्रोमेटिन क्या होता है, यू क्रोमेटिन इज द partially condensed region of chromatin with active gene region। यू क्रोमेटिन ऐसा रीजन होता है जो कि पार्शियली डीकंडेंस्ड होता है। ठीक है, यानी कि वो ओपन ओपन रीजन होता है जहाँ पे जो आपकी जो सेलुलर प्रोसेसेस है, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो यहाँ पे रन होती है। ठीक है, एंड हेट्रोक्रोमेटिन वो रीजन होता है जो कि हाईली कंडेंस्ड होता है। ठीक है, और वहां पे कोई भी सेलुलर प्रोसेस काम नहीं करती है। ठीक है, वो कंडेंस्ड रीजन होता है। सो ए मैचेस विद 2 एंड डी मैचेस विद 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे ए मैच कर रहा है 2 से और डी मैच कर रहा है 3 से, यानी कि इन ऑप्शन से हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, कि इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसिंग। कंडेंसिंग क्या होती है, कंडेंसिंग एक प्रोटीन होती है जो कि डीएनए की कंडेंसेशन यानी कि उसकी पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जो ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए है,
ठीक है। इस तरह से ओपन फॉर्मेट है तो इसको ये ऐसे कंडेंस करने में हेल्प करेगा। सो कंडेंसिंग प्रोटीन क्या करती है, हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म माइटोटिक क्रोमोसोम टू कॉम्पैक्ट बॉडीज, उनको कॉम्पैक्ट बॉडीज में क्या कर देती है, उनको कंडेंस करेगी। ठीक है। एंड कोहेसिन क्या होता है, लिंक सिक्स सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर इमीडिएट आफ्टर रेप्लिकेशन, जब भी रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है। अब इनको आपस में लिंक करने का काम किसका होता है, यहाँ पे होता है कोहेसिन का। ठीक है। कोहेसिन इनको क्या करता है, आपस में लिंक करता है। ठीक है। यानी कि बी मैचेस विद 4, सो बी मैचेस विद 4, तो योर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज क्यूब विद अ सरफेस एरिया ऑफ 1536 square centimeters melted and small cube each with a surface area of 24 square centimeters are obtained. Find the number of small cubes obtained. तो आपको यहाँ पे number of small cubes कितने obtained होते हैं वो आपको यहाँ पे find out करना है। तो आप कैसे find out करोगे, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, number of cube, small cube, number of small cubes आपको यहाँ find out करने हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, that is volume of large cube, इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ number of small cubes is equal to volume of large cube upon volume of small cube. ऑलराइट, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज लार्ज क्यूब का, ठीक है, इसके साइड को हमने ए दे दिया, ए क्यूब एंड ए क्यूब। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे सरफेस एरिया दिया गया है, तो इससे हमें इसकी जो साइड है वो निकालनी पड़ेगी। तो जो सरफेस एरिया, ठीक है, कितना होता है, सरफेस एरिया इज क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ये जो सरफेस एरिया है विच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 6 इंटू, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 16 का क्यूब करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 6 इंटू 256, एंड 6 को आप 256 से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, इज 1536। यानी कि जो इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है, लार्ज का है, तो यानी कि जो साइड ऑफ लार्ज क्यूब है यहाँ पे कितनी है, दैट इज 16। ठीक है, तो 16 का क्यूब। नेक्स्ट हमें स्मॉल का जो साइड है वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो 24 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इज इक्वल टू 4 यानी कि 24। तो जो स्मॉल जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो कितनी है, दैट इज 2। ठीक है। तो अब आप इसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है। दिस इज 8। तो 16 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 4096, एंड टू का क्यूब कितना होता है, दैट इज 8। सो इससे यहाँ पे आप इसको जब फर्दर कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, दैट इज 512। सो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे, दैट इज 512। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रोपोफेज। ट्रोपोफेज क्या होता है, so during the production of primary and secondary metabolites, so यहाँ पे 2 phases आती हैं। ठीक है। so आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे होती है एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, एक होती है स्टेशनरी फेज, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये होती है स्टेशनरी फेज। सो ये जो एक्सपोनेंशियल फेज होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होती है इसको हम कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं प्रोफोफेज।
ऑलराइट। और सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट होती है इस फेज को हम कहते हैं आइडियो फेज। सो यहाँ पर ठीक है ट्रोपोफेज का क्या मतलब हुआ, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ऑलराइट, चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिर से आपको मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। सो ये जो है ये क्वेश्चन बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है। सो अगर आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्लीट करी है सो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, सो RCSB, सो RCSB क्या होता है, दैट इज रिसर्च कोलैबोरेशन, सर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो डाटाबेस रखा जाता है वो कहाँ पे रखा जाता है, दैट इज RCSB में, ठीक है। नेक्स्ट इज OMIO, OMIM, इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन मैन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूटेशन डाटाबेस होती है वो यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। एंड जो फ्लाई बेसिस होते हैं उन्हें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है, ठीक है, सॉरी, जो फ्लाई डाटाबेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक जीनोम डाटाबेस है वो यहाँ पे रखा जाता है। एंड DDBJ में जो कि डाटाबेस बैंक ऑफ जापान है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस है वो यहाँ पे रखी जाती हैं। सो A मैचेस विथ 4, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। B मैचेस विथ 3, C matches with 1 and D matches with 2, ठीक है। नेक्स्ट इज द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, सो बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी वो किसने कॉइन करी थी, जो फ्रेडरिक सेंगर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो जो DNA सीक्वेंसिंग है, ठीक है, इनका काम DNA सीक्वेंसिंग में था, ठीक है। सो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की टर्म कॉइन नहीं करी है। नेक्स्ट कैरी म्यूलर, उन्होंने जो PCR टेक्निक थी, ठीक है, उसको उन्होंने इन्वेंट करा था, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल एरिकी, ठीक है। सो कार्ल एरिकी जो थे ये एक जो एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है वो उन्होंने पॉइंट करी थी और इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑलराइट। एंड जेम्स वॉटसन, ठीक है, इन्होंने जो DNA की डुप्लेक्स स्ट्रक्चर थी वो उस पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दैट विल बी 3। So this is your next question. So what will be the molecular weight of the peptide with a sequence of ELTTEK the following backbone cyclization to cycle, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ELTTEK, ये आपको बनाना है और यहाँ पे आपको जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट्स भी दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो E का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, दैट इज 147। L का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 131। T का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया है इन्होंने 119, ठीक है, 119। एंड यहाँ पे E का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है, दैट इज 146। एंड K का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी, K जो E है, E का मॉलिक्यूलर वेट 147 है एंड K का मॉलिक्यूलर वेट 146 है, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे बॉन्डिंग करनी है इस तरह से, ठीक है। और साथ में जो ये अब ये जो है इसको आप साइक्लिंग में यानी कि K को जो है E के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अगर ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड के बीच में, तो वहां से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा वाटर का, एक मॉलिक्यूल यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से, कितने हो गए 3, ठीक है, 4 और एक 5, ठीक है। और लास्ट जब ये K और E कनेक्ट होंगे आपस में तो एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूलर का जो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18, ठीक है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे
रिलीज हो जाएंगे तो 18 8 6 48, ठीक है, कि 108 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इनको सबसे पहले हम प्लस करेंगे, दैट इज 147, 131, 119, 119, ठीक है, 147 एंड 147, ठीक है। सो जब आप इसको यहाँ पे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 809, ठीक है। अब 809 में, ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गए, तो आप यहाँ से 108 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 107। यानी कि जो पेप्टाइड है, बॉन्ड जो पेप्टाइड यहाँ पे बनेगी, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, दैट इज 701। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।